स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में आपको जो है वो वेव जो हमारे पास चैप्टर है, वेव चैप्टर, ठीक है। तो या वेव मोशन भी आप उसको कह सकते हैं। तो उसके एक टॉपिक, इनिशियली टॉपिक सिंपल हार्मोनिक मोशन के बारे में आज बात करेंगे। तो स्टूडेंट्स, साउंड चैप्टर की जो सीरीज़ थी हमारी, वो लेक्चर कंप्लीट हो गई है। अब हमने स्टार्ट की है वेव मोशन जो है उसकी सीरीज़ को। तो वेव मोशन जो चैप्टर है उसकी सीरीज़ को स्टार्ट करेंगे और उससे रिलेटेड जितने भी हमारे पास टॉपिक हैं, ठीक है। इनिशियली जो है वो इनिशियली कॉन्सेप्ट के टॉपिक वो ग्रेड 10 के, और इसी तरह से जो इंटरमीडिएट लेवल के जो कॉन्सेप्ट के हमारे पास टॉपिक्स मौजूद हैं, इन सब को हम इसी वेव मोशन की सीरीज़ में डिस्कस करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं स्टूडेंट्स। अगर जो है वो आपने अभी तक कॉपी रजिस्टर नहीं लिया है तो कॉपी रजिस्टर लेकर अपने पास बैठ जाएं और नोट डाउन जो है वो ज़रूर करें पॉइंट्स को, ठीक है। अपने पास लिखें ताकि जो है वो चीज़ आपको लिखने से भी याद हो जाएगी। तो स्टार्ट करते हैं, ठीक है स्टूडेंट्स। सिंपल हार्मोनिक मोशन, सिंपल हार्मोनिक मोशन जो है स्टूडेंट्स किसको कहते हैं? सबसे पहले मोशन की बात करें तो स्टूडेंट्स हमारे पास 3 टाइप्स की मोशन है। ये क्लास 10 के जो है वो बुक्स में मौजूद है। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ मोशन, लीनियर मोशन, सर्कुलर मोशन और वाइब्रेटरी मोशन या फिर ऑसिलेटरी मोशन। तो स्टूडेंट्स, ये जो थर्ड टाइप की जो मोशन है, वाइब्रेटरी मोशन या फिर ऑसिलेटरी मोशन, ये इसी मोशन को हम डिस्कस करने जा रहे हैं सिंपल हार्मोनिक मोशन में। स्टूडेंट्स, ये जो सिंपल हार्मोनिक मोशन है या फिर ये जो वाइब्रेटरी मोशन है या ऑसिलेटरी मोशन है, ये स्पेशल टाइप ऑफ मोशन कहलाती है। इट इज़ द स्पेशल टाइप ऑफ मोशन, ठीक है। मोशन की ये स्पेशल टाइप है। वजह क्या है? वजह ये है कि ये इक्वल टाइम इंटरवल में अपनी मीन पोजीशन से, ठीक है, इसकी मोशन रिपीट होती रहती है, ठीक है। या फिर यूँ कह सकते हैं कि ये ऑसिलेट होती है अपनी मीन पोजीशन से, ठीक है, इक्वल टाइम इंटरवल के अंदर। इसी वजह से इसको स्टूडेंट्स स्पेशल टाइप ऑफ मोशन कहा जाता है। तो इसको हम ऑसिलेटरी मोशन भी कह सकते हैं, ठीक है। इसी तरह से पीरियोडिक मोशन भी ये हो सकता है और ये ऑसिलेटरी मोशन भी हम इसको कह सकते हैं। तो डेफिनेशन के ऊपर स्टूडेंट हम देखेंगे तो सबसे पहले डेफिनेशन में है टू एंड फ्रो मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट। किसी भी ऑब्जेक्ट का टू एंड फ्रो मोशन जो है वो सिंपल हार्मोनिक मोशन है। या फिर बैक एंड फोर्थ मोशन जो है किसी भी ऑब्जेक्ट का, ये सिंपल हार्मोनिक मोशन इसको हम कहते हैं। तो यहाँ पर सिंपल डेफिनेशन लिखते हैं, टू एंड फ्रो मोशन of an object is called SHM। इसको हम सिंपल हार्मोनिक मोशन कहते हैं, ठीक है स्टूडेंट। ये तो हो गई प्रॉपर एक डेफिनेशन। अब आपको स्टूडेंट्स जो है वो हम इस तरह से बता देते हैं जिस तरह हमने साउंड में सीखा कि साउंड वेव क्या है? एनर्जी कैरियर है, ठीक है। एक एनर्जी को एक जगह से दूसरी जगह पर ट्रांसफ़र करती है विदाउट जो है वो डिस्प्लेसिंग मीडियम, बगैर किसी मीडियम के डिस्प्लेस होने के। तो स्टूडेंट, इसी तरह से यहाँ पे वेव मोशन जो है हमारे पास या सिंपल हार्मोनिक मोशन है, ये भी इसी तरह से कुछ जो है वो और इससे रिलेटेड कुछ ऐसी टर्म मौजूद हैं वेव के चैप्टर के अंदर, ठीक है, वेव मोशन के चैप्टर के अंदर, कि जिसमें स्टूडेंट्स ऐसा होता है कि एनर्जी ट्रांसफ़र होती है एक जगह से दूसरी जगह, जो है वो एनर्जी ट्रांसफ़र होती है विदाउट डिस्प्लेसिंग द मीडियम या विदाउट ट्रांसफरिंग एनी मीडियम, बगैर ट्रांसफ़र मीडियम के एनर्जी को बेसिकली जो है वो एक जगह से दूसरी जगह ले जाया जाता है वेव की फॉर्म में, ठीक है स्टूडेंट्स। तो इसको जो है वो हम वेव मोशन के अंदर भी पढ़ेंगे, जिस तरह साउंड में पढ़ा हमने, ठीक है, कि साउंड जो है वो एक एनर्जी की फॉर्म है जिसको विदाउट या बगैर किसी
किसी भी जो है वो मीडियम के ट्रांसफ़र होने के बजाय जो है वो एनर्जी को ट्रांसफ़र कर दिया जाता है एक जगह से दूसरी जगह। इसी तरह से वेव मोशन के अंदर भी यही होता है कि जो है वो एनर्जी को जो है वो ट्रांसफ़र करवाया जाता है बगैर किसी ट्रांसफरिंग मीडियम के, बगैर किसी जो है वो मीडियम को डिस्टर्ब किए हुए जो है वो एनर्जी को ट्रांसफ़र किया जाता है। कुछ जो है वो इसमें टॉपिक्स मौजूद हैं किस तरह से, जिस तरह से वाटर वेव हो गई, ठीक है स्टूडेंट्स, वाटर वेव इसको हम आगे डिस्कस भी करेंगे, ठीक है। तो वाटर वेव में जिस तरह से रिपल्स जनरेट होते हैं, ये रिपल्स क्या करते हैं, एनर्जी कैरियर होते हैं, ये एक जगह से दूसरी जगह मूव करते हैं, एनर्जी कैरियर है, ठीक है। अब इसमें क्या होता है कि ये विदाउट ट्रांसफरिंग मीडियम को ट्रांसफर करे बगैर एनर्जी इसमें से ट्रांसफर हो जाती है एक जगह से दूसरी जगह। तो इसी तरह से जो है स्टूडेंट्स साउंड का भी आपने पढ़ा, जो है वो सीखा साउंड चैप्टर में। तो इसी तरह से और भी जो है हमारे पास इस तरह से जो है वो टॉपिक्स मौजूद हैं जिसमें क्या होता है कि एनर्जी को ट्रांसफ़र किया जाता है। तो यहाँ पर भी स्टूडेंट्स कह सकते हैं कि जो है वो एनर्जी को ट्रांसफ़र किया जा रहा है, लेकिन यहाँ पर जो है वो सिंपल हार्मोनिक मोशन को हम डिस्कस कर रहे हैं। तो यहाँ पर जो है वो किस तरह से जो है वो एनर्जी ट्रांसफ़र होगी इसको आप देखिएगा। तो सबसे पहले जो है वो स्टूडेंट्स की डेफिनेशन हमारी कंप्लीट हो गई। अब जो है वो हम बढ़ते हैं इसकी कुछ एजम्पशंस पे। स्टूडेंट जी हाँ, इसकी कुछ एजम्पशंस भी हैं, ठीक है। जिस तरह से कोई भी एक काम शुरू किया जाता है उसके कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं, ठीक है। कोई आपने प्रोजेक्ट शुरू करना है, ठीक है, या फिर आप किसी इदारे में काम करने जाते हैं तो वहाँ पे कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं, उसको हमने फॉलो करना होता है, ठीक है। तो जिस तरह से आजकल जो है वो गवर्नमेंट की इंस्ट्रक्शन हमें जो है वो इस पेंडेमिक जो है सीज़न में दी गई हैं कि हमने जो है वो कुछ SOPs को फॉलो करना होता है, जो ये रूल हैं, ठीक है। तो इसी तरह से जो फिजिक्स का टॉपिक है सिंपल हार्मोनिक मोशन, इसमें भी कुछ एजम्पशंस हैं स्टूडेंट्स, उसको हमने फॉलो करना होता है। अगर हम उसको फॉलो नहीं करेंगे तो ये सिंपल हार्मोनिक मोशन जो है ये जो है ऑबे नहीं करेगा सिस्टम के अंदर। तो अब इसकी एजम्पशंस क्या क्या है स्टूडेंट्स, इसकी एजम्पशन जो है वो हम देख लेते हैं। सबसे पहले जो है इसकी एजम्पशन हम लिखते हैं कि द बॉडी वाइब्रेट फ्रॉम इट्स मीन पोजीशन, वाइब्रेट्स। सबसे पहले जो है वो हेडिंग डाल देते हैं स्टूडेंट्स, हेडिंग जो है वो हेडिंग देते हैं हम एजम्पशंस, एजम्पशंस, ठीक है। एजम्पशंस क्या है, इसको कैरेक्टरिस्टिक्स भी कहा जा सकता है, कैरेक्टरिस्टिक्स भी जो है कह सकते हैं। तो एजम्पशंस हो गए। पहला एजम्पशन क्या है स्टूडेंट्स, पहला एजम्पशन है इसका द बॉडी वाइब्रेट फ्रॉम इट्स मीन पोजीशन, बॉडी को वाइब्रेट होना है फ्रॉम मीन पोजीशन से, अपनी मीन पोजीशन से वो वाइब्रेट होगी, ठीक है। नंबर दूसरा एजम्पशन है इसका, ठीक है। दूसरा एजम्पशन लिखते हैं एक्सेलरेशन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मीन पोजीशन। जो एक्सेलरेशन जनरेट होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा फ्रॉम द मीन पोजीशन के, ठीक है, मीन पोजीशन पे। तो दूसरा एजम्पशन हो गया स्टूडेंट। इसी तरह से तीसरा एजम्पशन हम लिख सकते हैं ए द सिस्टम मस्ट possess inertia, system must possess inertia। जी हाँ स्टूडेंट्स, inertia, व्हाट इज द टर्म ऑफ inertia? inertia जो है स्टूडेंट्स ये प्रॉपर्टी है मास, ठीक है। तो किसी भी ऑब्जेक्ट को जो है वो मोशन में रखने में या फिर उसको रेस्ट में रखने में मदद देती है, तो इसको हम inertia कहते हैं। तो सिस्टम जो है वो inertia उसमें होना चाहिए, जब जाके ये सिंपल हार्मोनिक मोशन जो है ये फिनोमेना ऑबे करेगा, ठीक है। ये तीसरा assumption हो गया। इसी तरह से चौथा assumption लिख देते हैं द सिस्टम मस्ट possess
इलास्टिक रीस्टोरिंग फोर्स, इलास्टिक रीस्टोरिंग फोर्स, रीस्टोरिंग फोर्स। जी स्टूडेंट्स, इलास्टिक रीस्टोरिंग फोर्स किसे कहते हैं? स्टूडेंट्स, जो सिंपल हार्मोनिक मोशन है वो किसी भी जो है वो सिस्टम में, ऐसा सिस्टम हो जिसमें जो है वो वाइब्रेटिंग मोशन हो, और अगर उसमें इलास्टिक जो है वो प्रॉपर्टी भी मौजूद हो तो उसमें रीस्टोरिंग फोर्स ज़रूर होनी चाहिए। जैसा कि स्प्रिंग की बात करेंगे, अगर स्प्रिंग के ज़रिए जो है वो वाइब्रेटिंग मोशन जनरेट हो रही है तो उसमें इलास्टिक प्रॉपर्टी जो है वो है, ठीक है, स्प्रिंग की, तो उसमें रीस्टोरिंग फोर्स का होना लाजमी है। इसी तरह से स्टूडेंट जो सिंपल पेंडुलम है, ठीक है, इसमें भी जो है वो रीस्टोरिंग फोर्स का होना लाजमी है अगर इसमें इलास्टिक प्रॉपर्टीज़ है। तो इस तरह की अगर स्ट्रिंग वगैरह इस तरह की जो है वो इलास्टिक मटेरियल हमारे पास मीडियम मौजूद है तो उसमें रीस्टोरिंग फोर्स का होना लाजमी है। इसलिए ये हमारे पास चौथा एजम्पशन हो गया, द सिस्टम मस्ट पोजेस इलास्टिक रीस्टोरिंग फोर्स। अच्छा, रीस्टोरिंग फोर्स स्टूडेंट्स क्या है इसके बारे में आपको बता दें, इसकी प्रॉपर डेफिनेशन है। प्रॉपर डेफिनेशन पे देखेंगे तो रीस्टोरिंग फोर्स जो है विच पुल्स और पुश द ऑब्जेक्ट फ्रॉम इट्स मीन पोजीशन, ठीक है, वो फोर्स होती है रीस्टोरिंग फोर्स जो कि पुश या पुल करने में मदद दे, ठीक है, ऑब्जेक्ट को जो है वो धकेले आगे या उसको बैक करे, ठीक है, वो फोर्स जो है फ्रॉम मीन पोजीशन पे, तो उस फोर्स को जो है स्टूडेंट्स रीस्टोरिंग फोर्स कहा जाता है। और ये बहुत ज़रूरी है सिंपल हार्मोनिक मोशन के लिए, याद रखिएगा, ठीक है, इट्स द मोस्ट इम्पॉर्टेंट, रीस्टोरिंग फोर्स इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट इन द सिंपल हार्मोनिक मोशन। इसी तरह स्टूडेंट्स पांचवा एजम्पशन लिखते हैं, द system is frictionless, सिस्टम हमारे पास फ्रिक्शनलेस होना चाहिए, उसमें फ्रिक्शन नहीं होनी चाहिए स्टूडेंट्स, ठीक है। तो वो फ्रिक्शनलेस होगा जब भी जो है वो पीरियोडिक मोशन इक्वल टाइम इंटरवल में फॉलो होगी, अदरवाइज सिंपल हार्मोनिक मोशन जो है वो क्या होगी, वो जो है फिर फ्रिक्शन की वजह से रिड्यूस होगी और एक वक्त ऐसा आएगा कि सिस्टम जो है वो रुक जाएगा। तो इसलिए फ्रिक्शनलेस होना ज़रूरी है। अच्छा, इसी तरह से हम छठा पॉइंट लिखते हैं, द टोटल energy of system remains same। टोटल एनर्जी ऑफ द सिस्टम जो है स्टूडेंट्स वो जो है वो सेम रहना चाहिए, ठीक है, वो कांस्टेंट रहना चाहिए, उसमें कोई फर्क नहीं आना चाहिए, यानी कि काइनेटिक और पोटेंशियल ये बैलेंस होना चाहिए, ठीक है, ये बैलेंस होगा तभी सिंपल हार्मोनिक मोशन जो है वो परफॉर्म होगा, ठीक है। इसलिए हम इसको कहते हैं कि द टोटल एनर्जी ऑफ द सिस्टम रिमेन्स द सेम, ठीक है। तो टोटल एनर्जी स्टूडेंट्स काइनेटिक और पोटेंशियल एनर्जी का सम अप होता है, ठीक है। तो ये जो है वो हमारे पास कांस्टेंट टर्म होनी चाहिए, यानी कि इक्वल टू 0 होना चाहिए, जब जाके जो है वो सिस्टम जो है वो रिमेन सेम रहेगा, ठीक है। यानी कि काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी आप दोनों बराबर होनी चाहिए सिस्टम की किसी भी एक पॉइंट के ऊपर। यहाँ लिख देते हैं एट एनी इंस्टेंट, एट एनी इंस्टेंट, एट एनी इंस्टेंट, किसी भी लम्हे के ऊपर जो है ये होना चाहिए, तो सिस्टम जो है वो रिस्टोरिंग फोर्स जो है वो सिस्टम जो है वो सिंपल हार्मोनिक मोशन परचेज करेगा। सातवां पॉइंट लिख देते हैं, द एक्सेलरेशन इज मैक्सिमम एट एक्सट्रीम पोजीशन, एक्सट्रीम पोजीशन, ठीक है, एंड मिनिमम एट मीन पोजीशन, मीन पोजीशन। स्टूडेंट्स एक्सेलरेशन जो होना चाहिए वो मैक्सिमम होना चाहिए एक्सट्रीम पोजीशन पर, ठीक है, और जो मिनिमम होना चाहिए मीन पोजीशन पर। ये हमारा जो है एजम्पशन हो गया 7। तो स्टूडेंट्स ये 7 जो है एजम्पशंस हो गए हैं जो कि बहुत ज़रूरी हैं सिंपल हार्मोनिक मोशन के लिए।
या आप इसको ऐसा समझें कि assumption जो है इसी के ऊपर सिंपल हार्मोनिक मोशन जो है वो खड़ा है, ठीक है, यानी कि ये एज अ फाउंडेशन है सिंपल हार्मोनिक मोशन का। अगर इसको आपने ख्याल नहीं रखा इसका, तो सिंपल हार्मोनिक मोशन जो है वो ऑबे नहीं कर सकता, इसलिए जो है वो इसका ख्याल रखना है। तो ये अजम्पशन हो गया। अब स्टूडेंट्स आगे बढ़ते हैं और देखते हैं इसमें हमारे पास कुछ सिस्टम मौजूद हैं, एग्जांपल्स मौजूद हैं, जिसको हम फॉलो करते हुए जो है सिंपल हार्मोनिक मोशन को आसानी से ट्रीट कर लेते हैं। तो उसमें सबसे पहले स्टूडेंट्स हमारे पास मौजूद है मास अटैच स्ट्रिंग, ठीक है, मास अटैच सिस्टम हमारे पास मौजूद है। इसको हम देखते हैं कि क्या सिस्टम है और कैसे जो है इसमें सिंपल हार्मोनिक मोशन जो है वो परफॉर्म होती है, ठीक है। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर जो है वो ये ब्लॉक है, ठीक है, स्प्रिंग से कनेक्ट है, ये फिगर ए कह रहे हैं इसको, ये बी कह रहे हैं इसको और ये सी कह रहे हैं। तो तीन डायग्राम जो है वो यहाँ पे बनाई गई हैं। तो पहला जो डायग्राम है स्टूडेंट्स, यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट जो है वो 0 है, कोई डिस्प्लेसमेंट नहीं हो रहा। अब जैसे ये मीन पोजीशन भी आप इसको कह सकते हैं, ये है मीन पोजीशन, ठीक है, ये मीन पोजीशन है। अब जैसे ही आप इसको स्ट्रेच करेंगे तो ये क्या होगा, अपनी मीन पोजीशन से वाइब्रेट करना शुरू कर देगा, ठीक है, ये ऑसिलेटरी मोशन पजेस करेगा और सिंपल हार्मोनिक मोशन में जो है वो उसमें शामिल हो जाएगा। तो इसी तरह से ये अब फिर अगर एक्सट्रीम पोजीशन पर जाएगा तो वहाँ पर जो डिस्प्लेसमेंट होगा स्टूडेंट्स वो मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट होगा, ठीक है, किसी भी एक्सट्रीम पोजीशन पर। तो उसको ए से भी रिप्रेजेंट करवा सकते हैं, एक्सट्रीम जो है वो पोजीशन को जो है वो इसी तरह से ए नॉट से भी रिप्रेजेंट करवा सकते हैं और एक्स नॉट से भी रिप्रेजेंट करवा सकते हैं, ठीक है। तो किसी भी जो है वो मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट को हम ए नॉट या एक्स नॉट से रिप्रेजेंट करवा सकते हैं। लेकिन आप अभी यहाँ पे ये याद रखें कि यहाँ पर जो है सिर्फ हम ए से रिप्रेजेंट करवा रहे हैं, ठीक है, किसी भी डिस्प्लेसमेंट के ऊपर खास डिस्प्लेसमेंट है, ठीक है। जब ये स्ट्रेच होगा, ठीक है, और किसी पॉइंट पर पहुंचेगा, तो लेट सपोज कि पॉइंट ए है, ठीक है, उस पॉइंट पर जो है इसका डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, एक्स होगा, या फिर आप उसको ए के बराबर कह सकते हैं। अब जो है वो अगर वो अपनी मीन पोजीशन से फिर बैक होता है, ठीक है, तो यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट स्टूडेंट्स नेगेटिव हो जाएगा, ये नेगेटिव डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा और उसको हम ए माइनस के से रिप्रेजेंट करवा रहे हैं, ठीक है। तो ये स्टूडेंट्स ये तीन डायग्राम जो है वो रिप्रेजेंट कर रही है सिंपल हार्मोनिक मोशन को अपनी मीन पोजीशन से, ठीक है। उसमें होता क्या है कि जो है वो ये मीन पोजीशन है जहाँ पे डिस्प्लेसमेंट 0 है, ठीक, कोई डिस्प्लेसमेंट नहीं है, ठीक है। अब क्या है, एनर्जी को हम देखते हैं स्टूडेंट्स, एनर्जी क्या होगी, यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी तो स्टूडेंट्स कोई नहीं हो रही, ठीक है, यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी नहीं हो रही। तो यहाँ पे देखते हैं जो है वो यहाँ पर काइनेटिक एनर्जी हमारे पास क्या होगी, सबसे पहले जो है वो देखते हैं काइनेटिक एनर्जी हम पे हमारे पास 0 है, ठीक है, काइनेटिक एनर्जी एक्सट्रीम पोजीशन पर 0 है। इसी तरह से जो है वो पोटेंशियल एनर्जी को हम देखते हैं, तो पोटेंशियल एनर्जी हमारे पास मैक्सिमम है, ठीक है, इसको मिनिमम कर देते हैं, काइनेटिक एनर्जी मिनिमम, ठीक है, काइनेटिक एनर्जी हो जाएगी मिनिमम, ठीक है, क्योंकि हम सिस्टम के अंदर जो है वो एनर्जी की बात करेंगे, टोटल एनर्जी, काइनेटिक और पोटेंशियल, तो वो देखेंगे हम कि वो क्या है। तो यहाँ पर जो है हमारे पास 0 होगी। अब सिस्टम समझ लेंगे, यहाँ पे जो है वो मूव कर रहा है, कंटिन्यूस जो है वो मोशन के अंदर है। अब जब मोशन के अंदर है तो जब मीन पोजीशन से गुजरेगा तो यहाँ पर मीन पोजीशन पर स्टूडेंट्स काइनेटिक एनर्जी जो होगा वो होगा मैक्सिमम और पोटेंशियल एनर्जी जो होगा वो होगा मिनिमम, पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम होगा। इसी तरह से ये नेगेटिव डिस्प्लेसमेंट जब आएगा तो यहाँ पर भी काइनेटिक एनर्जी होगा मिनिमम और पोटेंशियल एनर्जी होगा मैक्सिमम, ठीक है स्टूडेंट्स। ये यहाँ पर जो है वो अगर 3 स्टेप्स में हम इसको अगर देख रहे हैं, ठीक है, और यहाँ पर जो है वो डिस्प्लेसमेंट मीन पोजीशन हम देखते हैं, डिस्प्लेसमेंट 0 लिखने का मकसद है मीन पोजीशन है, ठीक है। तो मीन पोजीशन से जब ये मूव करेगा, ठीक है, वहाँ पे डिस्प्लेसमेंट तो कोई नहीं होगा, लेकिन ये जब मूव करेगा मोशन के अंदर होगा तो काइनेटिक एनर्जी स्टूडेंट्स मैक्सिमम होगा और पोटेंशियल एनर्जी जो है वो मिनिमम होगा। इसी तरह से ये एक्सट्रीम पोजीशन पर जो है वो काइनेटिक पोटेंशियल मैक्सिमम, काइनेटिक मिनिमम, और इसी तरह से काइनेटिक यहाँ पे मैक्सिमम और लिमिट। अब ये सिस्टम जो है किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, ये जो है पॉइंट को रिप्रेजेंट कर रहा है टोटल एनर्जी ऑफ द सिस्टम रिमेन्स है। तो यहाँ पे टोटल एनर्जी आप देख सकते हैं वो सेम है, यानी कि काइनेटिक और पोटेंशियल जो है वो किसी सिस्टम में जो है वो
बराबर आ रही है, किसी भी पॉइंट पे, किसी भी एनी स्टैंड पे हम देखेंगे तो काइनेटिक जो है वो पोटेंशियल के बराबर आ जाएगी, लेकिन टोटल एनर्जी जो है हमारे पास सेम रहेगी, कांस्टेंट रहेगी, कंजर्व रहेगी, ठीक है, इसको कंजर्व भी कह सकते हैं। अच्छा, इसी तरह से स्टूडेंट्स ये हमारे पास सिस्टम हो गया। अब यहाँ पर जो है वो हम आगे हम मूव कर जाते हैं, हमारे पास एक सिस्टम बॉल एंड बाउल सिस्टम भी है, ठीक है, तीन सिस्टम है, तीन सिस्टम ने जो एज अ एग्जांपल लिया है, एज अ एक्टिविटी लिया है, तो उसको हम देखते हैं। अब मोशन ऑफ बॉल सिस्टम, यहाँ पे कोई इलास्टिक रीस्टोरिंग फोर्स नहीं है, यहाँ पे इलास्टिक रीस्टोरिंग फोर्स है स्प्रिंग की वजह से, यहाँ पे कोई नहीं है स्टूडेंट्स, ठीक है, तो यहाँ पे इलास्टिक रीस्टोरिंग फोर्स है स्प्रिंग की वजह से, यहाँ कुछ नहीं है, ठीक है, यहाँ पे हमने फ्रिक्शन का ख्याल रखना है, यहाँ पे सिस्टम जो है वो फ्रिक्शन लेस होना चाहिए, क्योंकि फ्रिक्शन अगर एग्जिस्ट करेगा तो फिर क्या होगा, जो है वो सिंपल हार्मोनिक मोशन ओबे नहीं करेगा यहाँ पे। तो अब यहाँ पे देखते हैं किसी, ये एक्सट्रीम पोजीशन है बॉल का, ठीक है, और ये जो है वो मीन पोजीशन है बॉल का, ये एक्सट्रीम पोजीशन हो गई। तो अब यहाँ पे हम लेट सपोज इसको हम अगर रिलीज कर देंगे तो ये कंटिन्यूस मूव करता रहेगा अगर फ्रिक्शन नहीं है तो, ठीक है, इक्वल टाइम इंटरवल। अब यहाँ पे हमारे पास जो एक्सेलरेशन होगा स्टूडेंट्स, ये एक्सेलरेशन और वेलोसिटी का हम रिलेशन देखते हैं यहाँ पे। तो एक्सेलरेशन स्टूडेंट्स यहाँ पे हमारे पास होगा मैक्सिमम, और वेलोसिटी जो हमारे पास होगा मिनिमम। यस, एक्सट्रीम पोजीशन पर जब भी बॉल पहुंचेगा तो फिर क्या करेगा, वो अपनी रीस्टोरिंग फोर्स को स्टोर करता रहेगा। एक वक्त ऐसा आएगा बहुत ज़्यादा रीस्टोरिंग फोर्स स्टोर हो जाएगी, तो जब रीस्टोरिंग फोर्स स्टोर हो जाएगी तो स्टूडेंट्स याद रखिएगा वहाँ पर एक्सेलरेशन मैक्सिमम होगा, क्योंकि एक्सेलरेशन और फोर्स का डायरेक्टली रिलेशन है, फोर्स ज़्यादा होगी तो एक्सेलरेशन भी ज़्यादा होगा, या फिर एक्सेलरेशन ज़्यादा होगा तो फोर्स भी ज़्यादा होगी, तो वहाँ पे मैक्सिमम होगा। अच्छा, वेलोसिटी जो है स्टूडेंट वो डिक्रीज होती जाएगी कंटिन्यूस, जैसे जैसे बॉल ऊपर जाता रहेगा वेलोसिटी उसकी डिक्रीज होती जाएगी, तो वेलोसिटी मिनिमम। अब हम बात करते हैं मीन पोजीशन की, तो मीन पोजीशन पे स्टूडेंट्स यहाँ पे वेलोसिटी जो है वो हमारे पास जो है वो मैक्सिमम होगी, और इसी तरह से जो एक्सेलरेशन है स्टूडेंट्स वो हमारे पास होगा मिनिमम, ठीक। यहाँ पे मीन पोजीशन पर स्टूडेंट्स यहाँ से जैसे ही बॉल जाएगा मीन पोजीशन, उसकी स्पीड बढ़ जाएगी, क्योंकि अब रीस्टोरिंग फोर्स है उसको स्पीड से धकेला है, तो जैसे ही वो धकेला है वो स्पीड से नीचे आया है, ठीक है, वो अब नीचे आने के बाद जो है वो मीन पोजीशन से स्पीड से गुजरेगा, जैसे स्पीड से गुजरेगा तो स्टूडेंट मीन पोजीशन पर उसकी स्पीड जो है वो इंक्रीज हो जाएगी, तो जब इंक्रीज हो जाएगी तो वेलोसिटी मैक्सिमम हो जाएगी और एक्सेलरेशन जो है उसका कम हो जाएगा, मिनिमम हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे फोर्स की इलास्टिक रीस्टोरिंग फोर्स डिक्रीज हो रही है। मीन पोजीशन पर आके जब डिक्रीज होगी, तो जब इलास्टिक रिस्टोरिंग फोर्स डिक्रीज हो जाएगी तो जैसा कि मैंने आपको बताया एक्सेलरेशन से रिलेशन है डायरेक्टली, तो एक्सेलरेशन भी डिक्रीज हो जाएगा। अब यहाँ पर भी इसी तरह होगा स्टूडेंट्स, एक्सेलरेशन जो है वो मैक्सिमम और वेलोसिटी मिनिमम होगी, ठीक है। तो ये स्टूडेंट्स जो है बॉल एंड बाउल सिस्टम जो है ये हमारा कंप्लीट हुआ। इसी तरह से अब बढ़ते हैं मोशन ऑफ सिंपल पेंडुलम, ठीक है। अब सिंपल पेंडुलम की जो मोशन है स्टूडेंट्स हमारे पास, ये भी सिंपल हार्मोनिक मोशन है, ठीक है। इसका मोशन जो है इस सिंपल हार्मोनिक मोशन में जो मोशन ऑफ बॉब है, ये भी हमारे पास सिंपल हार्मोनिक मोशन में है, क्योंकि इक्वल टाइम इंटरवल में ये अपनी मीन पोजीशन से मूव करता रहेगा, ऑसिलेट करता रहेगा, ठीक है, अगर इसमें फ्रिक्शन लेस सिस्टम है, ठीक है। इसी तरह से स्ट्रेचेबल जो है वो स्ट्रिंग मौजूद है, ठीक है। तो सबसे पहले इससे हमने क्या ख्याल रखना है कि जो आपके पास स्ट्रिंग मौजूद है जिससे बॉब अटैच है, ये स्ट्रिंग स्ट्रेचेबल नहीं होना चाहिए, इनस्ट्रेचेबल होना चाहिए, ठीक है, ठीक है, यानी कि स्ट्रेचेबल नहीं होगा, ठीक है, तो ही यहाँ पर सिंपल हार्मोनिक मोशन जो है उसका लॉ ओबे करेगा, वरना अगर स्ट्रेचेबल होगा तो ये सिंपल हार्मोनिक मोशन ओबे नहीं करेगा। तो ये इन जो है इन स्ट्रेचेबल होना चाहिए, ठीक है। अब इसी तरह से यहाँ पर जो है इसकी लेंथ है, ऐसे रिप्रेजेंट करवाते हैं इसको, ये जो है वो मास है बॉब का, एम से रिप्रेजेंट करवा देते हैं इसको, ठीक है। और इसका कुछ वेट भी होगा क्योंकि ये हैंग हुआ है, ठीक है, तो इसको W लिखते हैं, W = mg के बराबर हो जाएगा। अच्छा, अब यहाँ पर होगा क्या स्टूडेंट्स, जब ये किसी पॉइंट पर रिलीज होगा पेंडुलम, तो यहाँ पर स्टूडेंट्स ये यहाँ पर टेंशन, ठीक है, टेंशन जनरेट होगी स्ट्रिंग के अंदर,
ठीक है, क्योंकि जब भी किसी स्ट्रिंग के ज़रिए हम किसी भी मास को हैंग करते हैं उसके अंदर एक फोर्स जनरेट होता है उस स्ट्रिंग के अंदर, ठीक है, उसके वेट की वजह से, ठीक है, उसको हम कहते हैं टेंशन, ठीक है, टी से रिप्रेजेंट करते हैं। तो यहाँ पर जो है वो टेंशन मौजूद है। अब इसका वेट जो है वो डाउनवर्ड है और टेंशन जो है ये अपवर्ड है, तो इस तरह से ये वेट जो है इसका वेट डाउनवर्ड एक्ट कर रहा है, ठीक है, और ये टेंशन जो है वो अपवर्ड एक्ट कर रहा है। अब इसमें होगा क्या स्टूडेंट, यहाँ पे वेट के कंपोनेंट बन जाएंगे, ठीक है। वेट चूंकि स्टूडेंट वेक्टर है, ठीक है, और वेक्टर के कंपोनेंट्स भी होते हैं, ये इसको जो हम जब वेक्टर्स जो है वो चैप्टर स्टार्ट करेंगे तो वेक्टर्स में आपको बताएंगे किस तरह से जो है वो वेक्टर एडिशन होती है, वो किस तरह से वेक्टर के कंपोनेंट बनते हैं। तो यहाँ पे फिलहाल आप इतना याद रखें कि ये जो है स्टूडेंट ये वेट का पैरेलल वेक्टर है, ठीक है, जिसको आप जो है वो mg cos थीटा भी कह सकते हैं, mg cos थीटा क्योंकि पैरेलल पे है, ठीक है, ये बेस हो जाएगा, ये परपेंडिकुलर हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे अगर हम यहाँ से देखेंगे इसके जो है वो स्ट्रिंग के जरिए देखेंगे तो ये पैरेलल वेक्टर और ये परपेंडिकुलर वेक्टर। अब ये वेट जो यहाँ पर जो है ये परपेंडिकुलर वेक्टर है, ठीक है, ये परपेंडिकुलर वेक्टर इसको इससे रिप्रेजेंट करते हैं और ये होगा mg साइन ऑफ थीटा, mg साइन थीटा। अब यहाँ पर जो है स्टूडेंट ये वेट है जो कि डाउनवर्ड एक्ट कर रहा है, ठीक है, ये इसके दो कंपोनेंट बने, ये वेट एक्चुअल जो डाउनवर्ड एक्ट कर रहा है, ये इसके दो कंपोनेंट बन गया पैरेलल और परपेंडिकुलर, ठीक है, mg cos थीटा mg sin थीटा। तो यहाँ से इसके कंपोनेंट बन गया। अब इसकी जो डायरेक्ट पोजीशन होगी स्टूडेंट ये मीन पर होगी और ये इसकी मीन पोजीशन है, ठीक है, ये मीन पोजीशन है। तो ये अगर किसी एक्सट्रीम पोजीशन पर भी चले जाए तो ये इसकी एक्सट्रीम पोजीशन होगी जहाँ पे ये इसके कंपोनेंट बन सकते हैं और ये इसकी जो है वो डायरेक्शन काम की अपनी मीन पोजीशन। कितना भी ये एक्सट्रीम पोजीशन पर चले जाए किसी एक पॉइंट पर जहाँ पे इसकी एक्सट्रीम पोजीशन हो, हद हो इसकी, फिर ये इसको बैक आना है, अपनी मीन पोजीशन से ही गुजरना है। जैसी मीन पोजीशन पर गुजरेगा ये तो फिर ये ऑसिलेट करना शुरू कर देगा और मीन पोजीशन पे यहाँ पर भी स्टूडेंट्स वही अप्लाई करेंगे हम, जो वेलोसिटी है वो मैक्सिमम होगी मीन पोजीशन पर और एक्सेलरेशन जो है वो मिनिमम होगा, और जो वेलोसिटी है वो मिनिमम होगी एक्सट्रीम पोजीशन पर और एक्सेलरेशन जो है वो मैक्सिमम होगा एक्सट्रीम पोजीशन पर। इस चीज़ का भी आपको ख्याल रखना है, ठीक है। तो ये स्टूडेंट्स ये सिंपल पेंडुलम और उसकी कुछ टर्म्स, ठीक है, और उसकी कंडीशन की किस तरह से यहाँ पर सिंपल हार्मोनिक मोशन जो है वो कॉपी करेगा। तो यहाँ पर जो डायरेक्शन होगी पेंडुलम की ये परपेंडिकुलर कंपोनेंट की तरफ होगी। वेट के परपेंडिकुलर कंपोनेंट जो है स्टूडेंट यहाँ पर ये इस तरफ से मूव करेगा। जब यहाँ आ जाएगा तो फिर यहाँ पर ये इसकी ये डायरेक्शन हो जाएगी और नेगेटिव डायरेक्शन हो जाएगी इसकी, ठीक है, नेगेटिव डायरेक्शन हो जाएगी इसकी, ठीक है, और ये जो कंपोनेंट है वो परपेंडिकुलर ही रहेगा, ठीक है, अलोंग द डायरेक्शन ऑफ मोशन पे, ठीक है। तो ये स्टूडेंट्स जो है वो सिंपल पेंडुलम जो है उसको हमने डिस्कस किया है। इसका जो है वो टाइम पीरियड का इक्वेशन भी होता है, इसी तरह से जो मास स्प्रिंग सिस्टम लिखा हमने इसका भी टाइम पीरियड का इक्वेशन बनता है, ठीक है। नॉर्मली तौर पर हम फार्मूला लिख देते हैं, इसका जो मजीद जो है वो डिस्कस करेंगे इसको हम डिटेल में नेक्स्ट लेक्चर में कि किस तरह से ये टाइम पीरियड का इक्वेशन बनता है इसका, ठीक है। तो नॉर्मली तौर पर जो टाइम पीरियड का इक्वेशन होता है सिंपल पेंडुलम के लिए होता है T इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट L अपॉन G। ये स्टूडेंट्स टाइम पीरियड का इक्वेशन है फॉर सिंपल पेंडुलम के लिए। अगर हम मास स्प्रिंग सिस्टम के लिए देखें तो मास स्प्रिंग सिस्टम के लिए जो हमारे पास टाइम पीरियड का इक्वेशन होगा वो होगा 2 पाई अंडर रूट m अपॉन k, ठीक है। ये हमारे पास मास स्प्रिंग सिस्टम के लिए स्टूडेंट्स ये हमारे पास रिलेशन बन जाएगा। टाइम पीरियड का इक्वेशन ये, ठीक है, और सिंपल जो है मास स्प्रिंग सिस्टम के लिए और सिंपल पेंडुलम के लिए जो है वो टाइम पीरियड का इक्वेशन T इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट L अपॉन G। तो ये स्टूडेंट्स जो है वो इसको हमने कंप्लीट कर लिया है, ठीक है। सिंपल हार्मोनिक मोशन क्या होता है जो है
ये आपको पता चल गया, इसके एजम्पशंस क्या क्या हैं और ये कहाँ कहाँ अप्लाई होता है, किन किन सिस्टम में, ये आपको पता चल गया। ठीक है, इसी तरह से एक्सेलरेशन और जो है वो वेलोसिटी वगैरह इन सब के कॉन्सेप्ट जो है आपको क्लियर हो गए हैं। तो इन सब जो है वो पॉइंट्स जो हैं, इसी तरह से जो नोट डाउन करने वाले पॉइंट हैं उसको आप लिखें ज़रूर ताकि आपको याद भी रहेंगे। ठीक है, अब जो है वो स्टूडेंट्स डिस्कस करते हैं इसकी जो है वो हुक्स लॉ को डिस्कस करते हैं और किस तरह से मास स्प्रिंग सिस्टम में जो है वो एक्सेलरेशन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा डिस्प्लेसमेंट के और फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा डिस्प्लेसमेंट के। इसको ज़रा डिस्कस करते हैं।